हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार। एक लंबे समय अंतराल बाद हमारा वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लॉकडाउन का अच्छे से पालन करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी खुशी मिल रही। आप लोग ऐसे ही अध्ययन करते रहें। बहुत जल्दी हम लोग क्लासरूम में भी दर्शन होंगे, हमारी आपसे मुलाकातें होंगी। तो आज हम लोग पुराना वीडियो हमारा था स्वर संधि को लेकर के, आज हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। तो चलें ध्यान देंगे व्यंजन संधि के विषय में। चलिए देखेंगे व्यंजन संधि के विषय में। व्यंजन संधि की परिभाषा देखेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा कहता है, यदि व्यंजन वर्ण के बाद मतलब योग के चिन्ह से पहले, कहता है व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण आए, गौर करेंगे, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए और व्यंजन वर्ण में जो विकार उत्पन्न हो, तो वह कौन सी संधि कर जाएगी? व्यंजन संधि। गौर करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे। यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए और व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न हो, किसमें विकार? व्यंजन वर्ण में। ध्यान देंगे कौन सा संधि कहेंगे उसको? व्यंजन संधि। जैसे गौर करेंगे इसका, यह था दिग जोड़ गज लिखा हुआ है। योग के चिन्ह के पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण है। आपको याद भी होगा, हमने वर्ण प्रकरण पढ़ाया है, उसके अनुसार आपको याद होगा कि क जो है व्यंजन वर्ण ही है। इसके बाद आप देखेंगे योग के चिन्ह के बाद ग भी व्यंजन वर्ण है। शब्द तो यही था कि प्लस के चिन्ह के पहले व्यंजन वर्ण, बाद में स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई हो तो व्यंजन वर्ण है। अब देखेंगे जब मिलाते यहाँ पे योग करते हैं तो एक नया शब्द बन रहा जो लिखा है दिग्गज। क का लोप है, ग का आगमन है। किसी नियम के तहत यह हुआ होगा तो उसी नियम को हम पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे समजोड़ कृत लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने किया समजोड़ कृत, व्यंजन वर्ण है। यहाँ देख रहे हैं ये भी व्यंजन है। मिलाते हैं तो यह संस्कृत बन गया। अब आप गौर करेंगे संस्कृत बनने का कारण क्या है, तो ये हम अगले नियम में पढ़ेंगे, सारे नियम में गौर करेंगे। चलिए ध्यान देंगे अपने बोर्ड पे। हमने अष्टाध्यायी का एक सूत्र लिखा है, स्तो अश्चुना अश्चु। सूत्र आपको देख रहे होंगे। अब इसकी व्याख्या करते हुए पाणिनि कहते हैं, देखेंगे यहाँ पे दंत स है, आधा दंत स तो लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि यदि दंत सहलक मतलब आधा दंत स या फिर तवर्ग, दंत सहलन या फिर तवर्ग के बाद में, अब यहाँ लिखा है शुना, ये आप देख रहे होंगे तालाब्य श है, आधा तालाब्य श। कहता है कि बाद में कौन आ जाए? तालाब्य श हलंत आ जाए। चू मतलब चवर्ग, वर्ण प्रकरण में पढ़ चुके होंगे। तालाब्य श हलंत या च वर्ग आ जाए तब कहता है, फिर से योग के चिन्ह के पहले दंत सहलन या तवर्ग रहे और योग के चिन्ह के बाद तालाब सहलन या फिर च वर्ग रहे, तब कहता है कि क्या बनेगा? अश्चु बनेगा। मतलब दंत सा किस में बदल जाएगा? तालाब सहलन में, और ये जो तवर्ग होगा वो किस में बदलेगा? च वर्ग में बदल जाएगा। तो इसको उदाहरण से आप स्पष्ट करें। उदाहरण में लिखा हुआ एक, जैसे हम दिया आपको पहले, रामस जोड़ सेते, रामस जोड़ सेते को बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे संधि में पहले की दंत स है, बाद में क्या है? तालाब श। अब यह दंत स किस में बदलेगा? तालाब श में बदलेगा। तो क्या करेंगे? राम तो ठीक है भाई, दंत स हलंत को किस में बदलेंगे आप? तालाब श हलंत में। तालाब श हलंत का मतलब हलंत लग गया, मतलब आधा, और जैसे है वैसे इसको छोड़। याद क्लियर होगा। दूसरा देख लेंगे एक बार फिर से। तत् लिखा हुआ बाबू, त वर्ग किस में बदलेगा? त वर्ग किस में बदलेगा? च वर्ग में। यह त पहला अच्छा है, पहला है, इसको पहले बदलेंगे च वर्ग के पहले में, तो तो क्या हो जाएगा? च हलंत। च हलंत बोले तो आधा च, और यह क्या होगा? पूरा च। समझ रहे हो? अब इसको देखेंगे, दूसरा जोड़ चरित्र लिखा हुआ है, यह कौन सा है? दंत स है, किसमें बदलेंगे आप? तालाब श में। हलंत आधा लिख सकते हैं, क्या बन गया? दुश्च। चलिए अगला नंबर सूत्र पे आप ध्यान देंगे,
लिखा हुआ है अस्तो, अष्टुना, अष्टु। अब देखेंगे यहाँ पे आधा मूर्धन्य ष है, यहाँ भी आधा मूर्धन्य ष है। सूत्र से आप जैसे सूत्र लिखा जा रहा है उसकी आप व्याख्या खुद से कर सकते हैं। लिखा हुआ है अस्तो, आधा दंत स है, आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि योग के चिन्ह के पहले आधा दंत स, तो मतलब तवर, दंत स या तवर्ग रहे योग के चिन्ह के पहले। योग के चिन्ह के बाद कहता है कि यदि आधा मूर्धन्य ष है या फिर टू मतलब टवर्ग है, तब कहता है कि यह जो दंत स होगा वो किसमें बदलेगा, मूर्धन्य ष में, और जो तवर्ग होगा वो किसमें बदलेगा, टवर्ग। आपको क्लियर होना चाहिए। दंत स या त वर्ग की संधि मूर्धन्य ष या ट वर्ग के साथ हो तो दंत स किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य ष में, और त वर्ग किसमें बदलेगा, ट वर्ग में। लेकिन ध्यान देंगे यह कि यदि लिखा हुआ है थ, लिखा हुआ है कहीं संधि हो रहा है थ, तो थ को बदलना है ट वर्ग में, तो गौर करेंगे कि यह द्वितीय वर्ण है, त वर्ग का द्वितीय वर्ण है, त थ द्वितीय वर्ण है, तो ट वर्ग में दूसरे में लेके जाएंगे तो ट ठ। कहने का मतलब कि थ किसमें बदलेगा, ठ में बदलेगा। तो देखेंगे उदाहरण देखें, रामस जोड़ षष्ठ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखें तो यह दंत स है, इसको किसमें बदलेंगे, मूर्धन्य ष में, आधा मूर्धन्य ष ना, आधा मूर्धन्य ष। कंप्लीट करवाएंगे इसको, रामस षष्ठ, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद सस लिखा हुआ हो, ये तो मूर्धन्य ष पहले ही है, बदलेगा तो नहीं। यदि दंत स होता तो ये बदल जाता है मूर्धन्य में, लेकिन मूर्धन्य है तो इसको मूर्धन्य से ही छोड़ेंगे। हलंत लगा हुआ है मतलब आधा तो यह है। अब लिखा हुआ है थ, थ तो तवर वाला होता है, था त थ बदलेगा किसमें, अभी बोले थे ठ में बदल जाएगा द्वितीय वर्ण में, तो था किसमें बदला, थ में, क्या बन गया, षष्ठ। उसी तरह पृष्ठ जोड़ थम लिखा हुआ है, प्री मूर्धन्य ष पहले है बाबू, ये तो किसी में नहीं बदलेगा, या तो वही रह जाएगा, आधा मूर्धन्य ष। था किसमें बदल जाएगा, ठ में। अब देखेंगे क्या बन गया, पृष्ठ। किन्हीं को परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। सूत्र हमने बोला था अस्तो, अष्टोना, अष्टो। अस्तो का अर्थ आप देख रहे हैं, आधा दंत स लिखा हुआ था सूत्र में, तो आधा दंत स, तो का मतलब त वर्ग की संधि किसके साथ हो, अष्टुना मतलब आधा मूर्धन्य ष या ट वर्ग के साथ संधि जब हो तो दंत स मूर्धन्य ष में बदल जाएगा और त वर्ग ट वर्ग में बदल जाएगा। चलिए देखेंगे अगला नंबर सूत्र है समः श्रुति। सूत्र लिखा हमने, इसकी व्याख्या हम करते हैं। कहता है यदि सम के बाद, यदि सम के बाद क्री धातु आए, सम के बाद क्री धातु आए, तब कहता है कि जो सम है महलन, महलन अनुस्वार में बदल जाएगा। जब संधि होगा तो महलन किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। और कहता है अनुस्वार में बदलने के बाद एक दंत स हलंत का आगमन होगा, अर्थात आधा दंत स का आगमन होगा। महलन किसमें, अनुस्वार में, और आगमन किसका होगा, आधा दंत स का। तो चले उदाहरण में देखेंगे। पहला उदाहरण लिखा हुआ आपका समजोड़कृत, समजोड़कृत मैंने स लिखा हुआ, महलन किसमें बदलेगा, अनुस्वार में, अनुस्वार में बदल दिया। आगमन किसका होगा, अनुस्वार के बाद आगमन किसका होगा, अभी हमने बोला आधा दंत स का, लिख भी दिया है, एवं दंत स का हलंत का आगमन होगा। तो आधा दंत स आ गया, बाकी क्या है बाबू, तो समजोड़कृत क्या बन गया, संस्कृत। तो उसके बाद देखेंगे समजोड़कृति श, महल किसमें बाबू, अनुस्वार में, आगमन किसका होगा, आधा दंत श का, क्या बन गया, संस्कृति। अब देखेंगे समजोड़कार क्या बनेगा, संस्कार। उसी तरह से समजोड़कर्णम क्या बनेगा, संस्करणम। परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि परेशानी आपको होगी बाबू तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको आप बता देंगे। चलिए अगला नंबर, चलिए अगला नंबर सूत्र देखेंगे बाबू। मो अनुस्वार सूत्र लिखा हुआ है, मो अनुस्वार, गौर करेंगे इसमें।
मो अनुस्वार सूत्र कहता है यदि म हलंत के बाद, कहने का मतलब योग के चिन्ह के पहले कौन होगा? म हलंत। म हलंत के बाद अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन, दोनों में से कोई हो, अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन। अंतस्थ की संख्या आपको हमने पढ़ाया था 4, उष्ण की संख्या आपको पढ़ाया था 4। अंतस्थ कौन कौन से? यर लव। उष्ण कौन कौन से? तलावशा मूर्धन्य श दंत स। तो कहता है ये सब यदि आ जाए म हलंत के बाद, तो कहता है कि म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। म हलंत किस में? अनुस्वार में। गौर करेंगे, यहाँ देखेंगे यथा में समजोड़ योग लिखा हुआ है, म हलंत के बाद य दिखाई दे रहा हो। इसमें देखेंगे म हलंत के बाद श, म हलंत के बाद ह, म हलंत के बाद व। आपको इधर दिख रहा होगा अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन दिख रहा होगा। तो करेंगे क्या? स तो लिखेंगे, म हलंत किस में बदलेगा? अनुस्वार में। चलो अनुस्वार दे दिया हमने, बस जस का तस उसको देख लेना है। क्या बन गया? संयोग। समजोड़सार संसार, समजोड़हार संहार, स्वयं जोड़वर स्वयंवर। हमें नहीं लगता कि आपको परेशानी यहाँ पे होनी चाहिए। फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। यदि म हलंत के बाद कहता है अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन है। अंतस्थ की संख्या हमने 4 पढ़ाया था, यर लव। उष्ण की संख्या में हमने 4 पढ़ाया था, तला तीनों स और ह। कहता है ये 8 में से कोई आ जाए तो म हलंत किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो समजोड़ योग क्या किए? म हलंत को हटाए, उसको अनुस्वार में भेज दिए, क्या बन गया? समयोग। इसी तरह आप देख लेंगे और भी बनाएंगे आप लोग। चलिए अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर सूत्र है झलाम जशंते। झलाम जशंते सूत्र हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि झल प्रत्याहार है और प्रत्याहार सूत्र आपके लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसका डायरेक्ट हम देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि वर्ग किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम, तो क वर्ग का प्रथम कौन होगा? क होगा। च वर्ग का कौन होगा? च होगा। त वर्ग का त होगा। समझ रहे हैं? के बाद कहता है कि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है। किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, यदि क वर्ग का तीसरा या चौथा कहा जाए तो क्या होगा बाबू? ग और घ होगा। इसी तरह से तीसरा या चौथा रहे, या यर लव रहे, या कोई स्वर रहे। कौन कौन सा रहेगा? किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, यर लव या कोई स्वर जब रहेगा, तब सूत्र कहता है कि योग के चिन्ह के पहले जो प्रथम वर्ण था वो अपने तीसरे में बदलेगा। कहने का मतलब कि यदि चिन्ह से पहले क यदि है तो अपने तीसरे में बदलना। तो क का तीसरा वर्ण कौन होगा? क ख ग होगा। यदि च रहेगा तो च छ ज हो जाएगा। च का ट रहेगा तब बाबू ड हो जाएगा। तो अब आप इसमें आप देखेंगे बहुत टका लिख दिया हमने। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, यर लव रहे या कोई स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के किसमें बदलेगा? तीसरे में। यह नहीं कि क रहे और च वर्ग के तीसरे में बदल दे, ऐसा नहीं करना है। जिस वर्ग का वह है उसी वर्ग के तीसरे में बदलना है। तो देखेंगे पहला नंबर दिग्जोड़ गजह लिखा हुआ आपके सामने। योग के चिन्ह के पहले आप देख रहे हैं कि क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और योग के चिन्ह के बाद आप देख रहे हैं कि किसी वर्ग का यह जो है तृतीय वर्ण है। यहां भी देखेंगे प्रथम वर्ण स्वर, प्रथम वर्ण त वर्ग का स्वर, प्रथम वर्ण यहां देखिए भाया मतलब प प ब भ चौथा वर्ण है, प्रथम दाया त वर्ग का तीसरा। अब इसको कैसे बदलेंगे? तो पहला नंबर देखेंगे। अब बोलिए पहला किसमें बदलेगा? तीसरे में ना बाबू। तो दी क हलंत के जगह कौन आएगा? ग हलंत। और ग हलंत का बोले तो आधा ग, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ग ज, क्या बन गया वो? अब यहां देखेंगे च, तो च आप बोलेंगे च किसमें बदलेगा? अपने तीसरे में। देखें च किसमें बदलेगा? अपने तीसरे में। तो च छ ज हलंत है ना बाबू, तो हलंत करेंगे ज हलंत।
यहाँ क्या लिखा हुआ है? अंतः लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, ज हलंत में अ को जोड़ देंगे तो यह क्या बनेगा? आधा ज में यदि अ को जोड़ा जाए तो क्या यह पूरा वर्ण बन जाएगा ज? क्या आप अब इसको लिख सकते हैं अजंता? तीसरा नंबर, जगत जोड़ इस, जगत किस में बदलेगा? अपने तीसरे में, तो त था द हलंत है ना, तो हलंत। अब दीर्घ ई और स लिखा हुआ बाबू। अब बोलिए, द हलंत में यदि दीर्घ ई को जोड़ेंगे तब यह क्या बनेगा? दीर्घ ई तो मात्रा में चली जाएगी, तो दीर्घ मात्रा कैसे देते हैं? इस तरीके से देते हैं, तो यह क्या बन गया? जगदीश। यदि ह्रस्व रहता तो इधर से मात्रा इसको देते, दीर्घ है तो इधर से मात्रा कर दी। अब देखेंगे, दिक जोड़ भ्रम, दी का किस में बदलेगा? क ख ग, ग हलंत, हलंत मतलब आधा ग, क्या बन गया? दिक भ्रम। ठीक है। वाक जोड़ दानम, का किस में बदलेगा? ग में, ग आधा ग कर दिए पहले, चलो वाक दानम। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए। फिर से आप एक बार फिर देख लें थोड़ा सा एक बार। जैसे लिखा हुआ है जगत जोड़ इस, करना बाबू यह है, पहले देख लेना है कि योग के चिन्ह के पहले त, मतलब एक प्रथम वर्ण है किसी वर्ग का, तब वर्ग का प्रथम वर्ण, और बाद में आ गया दीर्घ, तब आपको हमको इसीलिए नियम आपको दे रहे हैं कि प्रथम है और बाद में कुछ स्वर है, तब याद कर लेना है कि प्रथम जो होगा अपने किसने में बदलेगा? किसमें? तीसरे में बदल जाएगा उसको। त किसमें बदलेगा? तो तीसरे में, तो त वर्ग का तीसरा पढ़ेंगे, त था द, तो द हलंत यहाँ पे बजाएगा ना त की जगह। और दीर्घ की मात्रा प्रदान करेंगे तो द का दीर्घ इस तरह से मात्रा देते हैं, तो क्या बन गया? जगदीश। चले अगले नंबर पे देखें। चले ध्यान देंगे अगले नियम पे। अगला नंबर सूत्र है इयरो अनुनासिके अनुनासिको व, इयरो अनुनासिके अनुनासिको व। यह सूत्र कहता है कि कोई वर्ग का प्रथम वर्ण हो योग के चिन्ह के पहले, और बाद में अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक आपको समझा चुके थे पहले, कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, अंतिम अक्षर, उन्हें कहा जाता है अनुनासिक वर्ण। तो पंचमाक्षर आ जाए, अंतिम अक्षर आ जाए, अंतिम वर्ण आ जाए, तब कहता है कि योग के चिन्ह के पहले जो प्रथम वर्ण था वो अपने किस में बदल जाएगा? पांचवा में बदल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस सूत्र में और देखेंगे, कहता है पांचवा नहीं, तीसरा और पांचवा। लेकिन तीसरा का लोप इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ज्यादातर प्रयोग पांचवें वर्ण का ही लेकर के प्रयोग लोग कर मतलब किया जाता है। लेकिन देखेंगे हम लोग तृतीय में बदलेंगे और पांचवें में बदलेंगे। तो चलिए गौर करें यथार्थ वाक्य जोड़ मैं लिखा हुआ यहाँ पे। चलिए क है वो प्रथम वर्ण है, बाद में म है, म से आपको स्पष्ट होगा कि यह प वर्ग का अंतिम वर्ण है, पंचमाक्षर यह है। तो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, तो क को बदलेंगे, पहले तृतीय बदल के देख लेते हैं। तृतीय बदलते हैं तो क ख ग हलंत, आधा ग म य, क्या बन गया? वाक में। अब पचमे बदल के देखते हैं बाबू, तो क को पचमे में बदलिए, क्या बनेगा? अंग, अंग हलंत ना, तो हलंत। अब क्या यह बन गया? वांग में। ग में नासिक का, नासिक से उच्चारण जब किए तो अंग का निर्माण है, तो क्या बन गया? वांग में। उद जोड़ नति, क्या बनेगा? इसको तीसरे में बदल दीजिए, उदनति। ठीक है। अब इसको किस में बदलेंगे? पचमे में। तो त का पचमा क्या होगा बाबू? न हलंत, मतलब आधा न, क्या बनेगा? उन्नति। देखेंगे हम लोग उन्नति का प्रयोग करते हैं, उन्नति शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ज्यादातर प्रयोग किसका होता है? पांचवा का ही प्रयोग होता है। चलिए फिर से देखें, सत जोड़ मति, तब किसमें बदलेगा? तीसरा बदल रहा है, तभी क्या बन गया? सतमति। ठीक है। लेकिन अब पचमा में बदलेंगे तो तब किसमें? न हलंत में बाबू, आधा न में, तो क्या बन गया? सम्मति। अगर ऐसा भी अगर सत जोड़ मति लिखना हो तो हम लोग पचमे का ही प्रयोग करेंगे, तीसरा वाला प्रयोग ये शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे, सम्मति का प्रयोग करेंगे। षट जोड़ मुख लिखा हुआ है, तो ट का बोलो तीसरा क्या होता है? ट ठ ड, षट मुख। ये हो गया।
यदि इसको बदलेंगे पांचवें में बाबू तो ट का क्या होगा अंतिम वर्ण टवर्गना क्या बन गया शंख। उसके बाद है तत् जोड़ मात्रा, तीसरे में बदलो तद मात्रा, वही जब पंचमाक्षर में बदलोगे त का अंतिम तद मात्रा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बाबू लोग कि तीसरा और पांचवें दोनों बदलता है। फिर से सूत्र सुनेंगे एक बार, यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र है, कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अनुनासिक वर्ण के साथ जुड़े, अर्थात किसी वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ जुड़ जाए तो प्रथम वर्ण किसमें बदल जाएगा पांचवें में बदल जाएगा या तीसरे में बदल जाएगा, लेकिन ज्यादातर प्रयोग पांचवें का होता है, इसलिए हमने लिख दिया क्या कि पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे में वाक जोड़ में क को पांचवें बदल दीजिए, क्या बनेगा वांग में, तत् जोड़ मात्रा तत् को बदल दो पांचवें में, क्या बन जाएगा न बन जाएगा ये तत् मात्रा। अगला नंबर सूत्र है, देखेंगे लिखा हुआ है यदि त हलंत के बाद ल हलंत आ जाए तो कहता है कि त हलंत ल हलंत में बदल जाएगा। इस सूत्र का नाम है तोरली, तोरली सूत्र इसका नाम है। तोरली सूत्र कह रहा है कि त हलंत के बाद कौन आ जाए ल हलंत आ जाए, मतलब योग के चिन्ह के पहले त रहे और योग के चिन्ह के बाद क्या रहे ल रहे, तब कहता है कि त किसमें बदल जाएगा ल हलंत में बदल जाएगा। तो जैसे में देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है उत जोड़ लाश लिखा हुआ है, बताएंगे क्या बनेगा, ता देखेंगे किसमें बदलेगा ल हलंत में, क्या बन गया लाश बनेगा। उत जोड़ लंघनम, ल की संधि यहाँ त की संधि, त किसमें बदलेगा ल में, तो हलंत है ना, तो हलंत बोले तो आधा ल उल्लंघनम। अब देखेंगे तत् जोड़ लिंग उसी तरह से क्या बनेगा वो तल्लीन, तल में बदल गया। उत जोड़ लेख क्या बनेगा उल्लेख, विसर्ग है तो विसर्ग की मात्रा प्रदान करें। और इसमें थोड़ा सा और इस सूत्र में क्या होता है, इस सूत्र में थोड़ा सा और एक चीज और नोट करेंगे, यह लिखा हुआ है तब, यहाँ पे इस सूत्र में एक चीज और देखें, यदि कहता है कि अगर न रहे योग के चिन्ह के पहले यदि न हलंत रहे और बाद में ला आ जाए, तब कहता है कि यह जो न हलंत है वह किसमें बदल जाएगा चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। त हलंत था तो ल हलंत में बदल गया था, लेकिन यदि न हलंत रहे और ल के साथ संधि कर जाए तो यह न हलंत किसमें बदल जाएगा चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। जैसे देखेंगे महान जोड़ लोके लिखा हुआ यहाँ पर, महा तो ठीक है, संधि न और ला की संधि कर रहे हैं, तो हमने भी बोला कि न किस में बदलेगा चंद्र बिंदु में, इसको चंद्र बिंदु प्रदान करेंगे, क्या बन गया महालोके। ठीक है, स्पष्ट है। संधि आपको हम पूरी तरह से पढ़ा दिया, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाया हुआ है, यह हम नहीं कहेंगे पूरी तरह व्यंजन संधि आपका खत्म हो गया, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में जितना उपयोगी है उतना सूत्र आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। रोक रोक के वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके वीडियो आप देख लेंगे, और जहाँ तक हो सके तो अरबी किताबों की मदद से अपने से और सारे वर्क लेकर के आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इतना करिए, धन्यवाद।